हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस। इसमें कि फ्रेंड्स हम लोग अध्याय 6 जैव प्रक्रम चैप्टर को डिस्कशन कर रहे थे फ्रेंड्स, जिसमें कि हम लोगों ने पूरे चैप्टर को समाप्त किया है और चैप्टर के दिए हुए सभी प्रश्न उत्तर को कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, अब बारी है अभ्यास के प्रश्नों का, जिसमें कि फ्रेंड्स देखिए 1 से 4 तक यहाँ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं और बाकी यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स तो हम लोग आ गए हैं अपने आंसर क्वेश्चन के सीट पे। तो फ्रेंड्स बता दें कि लास्ट के जो पाठगत प्रश्न उत्तर थे उसमें 3 प्रश्न बचे हुए थे फ्रेंड्स, हम लोग उसको भी कर लेंगे। जिसमें कि पहला दिया हुआ है ब्रिकानो यानी कि नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिकानो यानी कि नेफ्रॉन की संरचना, जो कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रिकानो की संरचना दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से संग्राहक वाहिनी है, वृक्क धमनी वृक्क शिखा की शाखा है। आगे दिया हुआ है रीनल धमनी की शाखा, बेमेन संपुट, ब्रिकानो का नलिकाल भाग और गले मेरुल्स। यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है। अब इसकी संरचना का हम लोग वर्णन देखेंगे। उत्तर है ब्रिकानो की संरचना डैश है। ब्रिकानो गुर्दे की संरचनात्मक इकाई है। इसमें एक नलिका होती है जो एक और संग्राहक वाहिनी से जुड़ी रहती है तथा एक कप की आकृति की रचना से दूसरी ओर। इस कप की आकृति की रचना को बेसेन संपुट कहते हैं। प्रत्येक बेमेन संपुट कोशिकाओं के गुच्छे कप के अंदर होते हैं, जिसे कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लेमेरुल्स कहते हैं। कोशिका गुच्छ में रुधिर एफरेंट धमनी द्वारा प्रवेश करता है तथा एफरेंट धमनी द्वारा बाहर निकलता है। आगे है फ्रेंड्स नेफ्रॉन के कार्य। आगे दिया हुआ है छन्ना रुधिर बेमेन संपुट के अंदर कोशिका गुच्छ की कोशिकाओं द्वारा छाना जाता है। निस्संद विक्राणु के नलिकाकार हिस्सों से गुजरता है। इस निस्संद में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण तथा जल की अत्यधिक मात्रा होती है। दूसरा है फ्रेंड्स पुनः अवशोषण। जैसे निस्संद नलिका में बहता जाता है, वैसे वैसे लाभप्रद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल विशेष रूप से ब्रिकानो को घेरती हुई रुधिर कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है। पानी की कितनी मात्रा का पुनः अवशोषण हो इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर को कितने पानी की आवश्यकता है तथा उस उत्सर्जक पदार्थ की मात्रा क्या है जिसका उत्सर्जन होना है। आगे है फ्रेंड्स मूत्र। पुनः अवशोषण के बाद जो निस्संद बचाता है उसे मूत्र कहते हैं। मूत्र में घुले हुए नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जक जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अतिरिक्त लवण तथा पानी होता है। मूत्र कलेक्टिंग डक्टा द्वारा विक्राणु से एकत्रित होती है और फिर यूरेटस में ले जाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स उत्सर्जित पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विविधों का उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्सर्जक पदार्थ से मुक्ति पाने के लिए पादप निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करते हैं। पहला है अनेक उत्सर्जक पदार्थ कोशिकाओं के धमनियों से भंडारित रहते हैं। पादप कोशिकाओं में तुलनात्मक रूप से बड़ी धमनियां होती है। नेक्स्ट है कुछ उत्सर्जक उत्पाद पत्तियों में भंडारित रहते हैं।
पत्तियों के गिरने के साथ ये हट जाते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, कुछ उत्सर्जक पदार्थ जैसे रेजिन या गम विशेष रूप से निष्क्रिय पुराने जाइलम में भंडारित रहते हैं। कुछ उत्सर्जक पदार्थ जैसे टेटिन, रेजिन, गम छाल में भंडारित रहते हैं, छाल के उतरने के साथ हट जाते हैं। पांचवा है पादप कुछ उत्सर्जक पदार्थों का उत्सर्जन जड़ों के द्वारा मृदा में भी करते हैं। क्वेश्चन 3 है, मूत्र बनने की मात्रा का नियम किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मूत्र बनने की मात्रा के पुनः अवशोषण पर प्रमुख रूप से निर्भर करती है। विकराणु नलिका द्वारा पानी की मात्रा का पुनः अवशोषण निम्नलिखित पर निर्भर करता है। पहला, शरीर में अतिरिक्त पानी की कितनी मात्रा है जिनको निकालना है। जब शरीर को ऊतक में पर्याप्त जल है तब एक बड़ी मात्रा में तनुमूत्र का उत्सर्जन होता है। जब शरीर में ऊतकों में जल की मात्रा कम है तब सांद्र मूत्र की थोड़ी सी मात्रा उत्सर्जित होती है। दूसरा है, कितने घुलनशील उत्सर्जक विशेषकर नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जक जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल तथा लवण आदि शरीर से उत्सर्जन होता है? तो जब शरीर में घुलनशील उत्सर्जक की अधिक मात्रा हो तब उसके उत्सर्जन के लिए जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, अतः मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। आगे है फ्रेंड्स हम लोग का अभ्यास का प्रश्न, जिसमें कि सबसे पहले 4 ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग देखेंगे। इसमें पहला है, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो यह संबंधित है उत्सर्जन से। इसी उत्तर हो जाएगा। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादपों में जो जाइलम है जल का वहन करता है, ये हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो यह जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, वसा का पाचन क्षुद्रांश में होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए, वसा का पाचन बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के रूप में क्षुद्रांश में उपस्थित होते हैं। इतने बड़े ग्लोब्यूलों के ऊपर वसा पाचित करने वाले एंजाइम प्रभावी रूप से क्रिया नहीं कर पाते हैं। यकृत द्वारा स्रावित वाइल रस अग्नाशय के रस के साथ क्षुद्रांश में आता है। वाइल रस के वाइल लवण वसा के बड़े बड़े ग्लोब्यूल छोटे छोटे ग्लोब्यूलों में टूट जाते हैं और इस तरह एक बड़े सतही क्षेत्र प्रदान करते हैं जिस पर एंजाइम क्रिया कर सके। लाइपेज नामक एंजाइम जो अग्नाशय रस में होता है, इमल्सीकरण हुए वसा का विखंडन करता है। इसमें लाइपेज एंजाइम होता है जो वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। क्षुद्रांश पाचन क्षेत्र इस तरह से पाचन होता है। वसा लाइबल वाइल लवणों द्वारा इमल्सीकृत, यहाँ पर इमल्सीकृत वसा जो है अमाशय, अग्नाशय रस और लाइपेज, यहाँ पे वसा विखंडित हो जाता है। क्षुद्रांश रस और लाइपेज वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। वसा पाचन उपरांत प्राप्त उत्पाद यहाँ है ग्लिसरॉल और वसा अम्ल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लार में से लाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा जैसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च प्लस सिलावरी एमाइलेज बना देगा शर्करा सरल अणु, यहाँ जटिल अणु था।
दूसरा है लार भोजन को नम करती है, जो भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में चबाने तथा तोड़ने में मदद करती है, जिससे कि सेलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को प्रभावशाली तरीके से पाचित कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें। जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति, बीज पादप कोशिकाओं या हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का प्रबंधन या तो जड़ें के द्वारा या आपस के वातावरण के द्वारा। सी है पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। डी पर्याप्त CO2 जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। तथा ई दिया हुआ है स्वपोषी पोषक के सह उत्पाद स्टार्च, शर्करा, जल तथा O2। क्वेश्चन नंबर 8 है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो इसका देखिए पहले अंतर है वायु श्वसन और अवायवीय श्वसन। पहला तो है वायु श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें जो है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। अंतिम उत्पाद है CO2 जल तथा ऊर्जा। यहाँ पे C6H12O6 प्लस C6O2, यहाँ पे 6H2O और 6CO2 प्लस ऊर्जा यहाँ पे 686 कैलोरी का निर्माण करेगा। और इसमें अंतिम उत्पाद जो है इथाइल एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल CO2 तथा थोड़ी सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ग्लूकोज में 38 ATP अणु होते हैं। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ग्लूकोज में 2 ATP अणु उत्पन्न होते हैं। पांचवा है वायु श्वसन का प्रथम चरण है ग्लाइकोलिसिस, कोशिका द्रव में होता है, जबकि अगला चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पांचवा है पूरा अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट इसका दूसरा है जंतु में अवायवीय श्वसन होता है ईस्ट तथा परजीवी जैसे टेपवर्म यानी कि फीता कृमि, एस्केरिस गोल कृमि आदि में। क्वेश्चन नंबर 9 है गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कूपिका की भित्ति पतली होती है तथा रुधिर वाहिकाओं के जाल से ढकी हुई है, जिनसे गैसों का आदान प्रदान रुधिर तथा कूपिका के अंदर भरी हवा के बीच अधिकाधिक हो सके। नेक्स्ट है कूपिका की गुब्बारे के समान संरचना है जो गैसों का आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्र बढ़ा देती है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुधिर की औसत हीमोग्लोबिन मात्रा भी लिंग में 14.5 प्रति 100 ml रुधिर है। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा रुधिर में कम होती है तो इसकी O2 की वहन क्षमता भी घट जाती है, अतः वह मानव O2 की कमी के लक्षण दर्शाता है, जैसे सांस फूलना, जो कि अक्सर लोहे की कमी से हुए अनीमिया का पहला लक्षण है। आगे है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव में रुधिर प्रत्येक चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है, अर्थात रुधिर से शरीर में एक बार पहुंचने के लिए मानव हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, अतः इसे द्विवहन कहते हैं। इसके अंतर्गत सिस्टमैटिक परिवहन तथा पल्मोनरी परिवहन आते हैं, जिसमें कि
यहाँ पहला सिस्टमिक परिवहन है। पहले इस चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ है ऑक्सीजन रुधिर में, जो कि पल्मोनरी शिरा में जाएगा, फिर बायां आलिंद में, वाया निलय में जाएगा, फिर जाएगा ऑक्सीजनित रुधिर यानी कि महाधमनी में, फिर जाएगा धमनिया में। शरीर के सारे हिस्से में फेफड़ों के अतिरिक्त यहाँ पे भी ऑक्सीजनित रुधिर है। शिरा, फिर महाशिरा, दाया आलिंद, फिर यहाँ से देखिए दिया हुआ इधर सिस्टमैटिक परिवहन हो रहा है। आगे दिया हुआ है दाया निलय, पल्मोनरी धमनी यानी कि भी ऑक्सीजनित रुधिर, और यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन जनित रुधिर, और यह है फेफड़े यानी कि रुधिर। इसी तरह से और फिर बायां आलिंद से फिर यहाँ दाया आलिंद, सिस्टमैटिक परिवहन। इसी तरह से जो है दोहरा परिसंचरण मानव हृदय में रुधिर में परिवहन होते रहता है। अब हम लोग पहला देखेंगे सिस्टमिक परिवहन। यह बाएं आलिंद से निलय में ऑक्सीजनित रुधिर पहुंचता है, जहां से यह शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। भी ऑक्सीजनित रुधिर शरीर के विभिन्न हिस्सों से सिरों द्वारा इकट्ठा करके महाशिरा में डाला जाता है, और अंत में यह रुधिर दाएं आलिंद में पहुंचता है, दाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है। दूसरा है पल्मोनरी परिवहन। भी ऑक्सीजनित रुधिर दाएं निलय से ऑक्सीजनित होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। ऑक्सीजनित रुधिर फिर से मानव हृदय में बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से महाधमनी में, और फिर सिस्टमिक परिवहन द्वारा शरीर में। आगे दिया हुआ है परिवहन की आवश्यकता। मानव हृदय का दायां तथा बायां हिस्सा ऑक्सीजनित व भी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने नहीं देते हैं। भी ऑक्सीजनित व भी ऑक्सीजनित रुधिर के अलग अलग रहने से शरीर में ऑक्सीजन बहुत प्रभावी तरीके से पहुंचती है। मानव के लिए यह बहुत लाभप्रद है, क्योंकि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए निरंतर ऊर्जा देती है। वर्मा है जाइलम तथा फ्लोएम में पादपों के परिवहन में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा पदार्थों के वहन। इधर जाइलम और एक तरफ फ्लोएम है। पहला जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में तथा घुले लवण परिवर्तित करते हैं। फ्लोएम भोजन पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों से पादपों के दूसरे हिस्सों तक परिवहन करता है। दूसरा है जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है, जो मृत ऊतक हैं। दूसरा है फ्लोएम में पदार्थ का परिवहन चलानी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है, जो जैव कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन पुल के कारण ऊपर की ओर जल तथा घुले लवणों का चढ़ना संभव हो पाता है। यह पत्ती की कोशिकाओं से जल अणुओं के वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। आगे स्थानांतरण में पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए होता है। यह परासरण दाब बढ़ा देता है, जो फ्लोएम से पदार्थों को ऊतकों को और भेजता है, जिसमें दाब कम होता है। आगे है जल का परिवहन सरल भौतिक गति के अंतर्गत होता है। ऊर्जा खर्च नहीं होती है, अतः एटीपी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है फ्लोएम में स्थानांतरण एक सक्रिय क्रिया तथा इनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह एटीपी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि लास्ट है। फुसफुस में कोशिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणुओं नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो एक तरफ कोशिका और एक तरफ वृक्काणु है, जिसमें पहला है पतली भित्ति गुब्बारे समान संरचना सतह
महीन तथा नाजुक होती है। इसमें है ब्रिकानो पतली भित्ति कप की आकृति की संरचना जो पतली भित्ति वाले ट्यूबुल से जुड़ी है। इधर है गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर कोशिकाओं का लंबा चौड़ा जाल है। और इसमें दिया हुआ है बोमैन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है जिसको कोशिका गुच्छ कहते हैं। इसका काम छानना है। ब्रिकानो के ट्यूब्यूलर हिस्सों के ऊपर रुधिर वाहिकाओं का एक जाल होता है जो लाभप्रद पदार्थों तथा जल का पुनर्अवशोषण करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए समाप्त हुआ 2 तक और ये 3-4 आगे है। यहाँ दिया हुआ तीसरा कुपिकाएं सतही क्षेत्र बढ़ा देती है जिससे CO2 का रुधिर से वायु में O2 का वायु से रुधिर में विसरण हो सके। तीसरा है ब्रिकानो की सतही क्षेत्र बढ़ता है रुधिर को छानने के लिए तथा निषेध से लाभप्रद पदार्थ तथा जल के पुनः अवशोषण के लिए। अंत में मूत्र बचेगा। आगे है चौथा कुपिकाएं केवल फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाती है। चौथा ब्रिकानो के नली का कार्य हिस्से मूत्र को संग्राहक वाहिनी तक ले जाती है। पांचवा कुपिकाएं बहुत छोटी होती है और प्रत्येक फेफड़े में एक बहुत सी बड़ी संख्या में पाई जाती है। पांचवा है ब्रिकानो जो छानने के आधार हैं इकाई है एक बड़ी संख्या में प्रत्येक गुद्दे में होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग का NCERT का अध्याय 6 जैव प्रक्रम का 13 जो अभ्यास प्रश्न है वो समाप्त हुए। पाठ में दिए हुए सभी प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कशन किया सारे वीडियोज़ में जहाँ पे मिलते गए और हम लोगों ने चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का अध्याय 6 कंप्लीट होता है। आगे है अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे तथा साथ ही पाठ के प्रश्न तथा पाठ के अभ्यास सभी को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे और उसका उत्तर जानेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए और अगले नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही लाइक और शेयर वीडियोज़ को करें। कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करें हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।